हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल पॉसिबल रीजंस फॉर बेयरिंग फेलियर एंड इट्स सॉल्यूशंस। यानी कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बेयरिंग फेल होता है तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं और हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखकर अपने बेयरिंग का लाइफ जो है वो बढ़ा सकते हैं। जितने पॉसिबल रीजंस होते हैं मेरी तरफ से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई रीजंस यहां पर लगते हैं तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंडस्ट्रियल टेक्निकल वीडियोस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। 830 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं अब तक मैंने अपलोड कर दी हैं और मैं रेगुलरली नए नए वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे बेयरिंग फेलियर के रीजंस के बारे में एंड एट द एंड वीडियो के लास्ट में हम इसके सॉल्यूशंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बेयरिंग के फेल होने का सबसे पहला और सबसे कॉमन रीज़न जो है वो ऑलमोस्ट 80% बेयरिंग्स इसी वजह से फेल होते हैं और वो है लैक ऑफ ल्यूब्रिकेशन। यानी कि अगर आपने बेयरिंग में ल्यूब्रिकेशन नहीं किया है सही तरीके से सही समय में, कम ल्यूब्रिकेशन है उसमें, कम ल्यूब्रिकेंट्स हैं और रेगुलर टाइम और इंटरवल पे ल्यूब्रिकेशन नहीं किया जा रहा है, तो फिर आपकी बेयरिंग्स जो है वो बहुत ही जल्दी फेल हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। क्योंकि जब आपके बेयरिंग में ल्यूब्रिकेंट्स कम होंगे वहाँ पर हीट जनरेट होगा जिसकी वजह से फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगा और हीट जनरेट होने से फिर आपकी बेयरिंग जो है वो फेल हो जाएगी। दूसरा रीज़न है एब्रेसिव वियर। अब एब्रेसिव वियर के अंदर आता है डस्ट, रस्ट, है ना। यानी कि अगर आपके जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है जहाँ पर आपका बेयरिंग है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट है और आपके बेयरिंग के हाउसिंग से प्रॉपर सीलिंग नहीं है हाउसिंग पे, और अगर एटमॉस्फेयर की जो डस्ट हैं वो एंटर कर जा रहे हैं अंदर ल्यूब्रिकेंट्स में, तो फिर वो क्या करेंगे, धीरे धीरे वियर करते जाएंगे आपके बेयरिंग्स के इंटरनल पार्ट्स को, इनर रेसेस, आउटर रेसेस, उनमें जो रोलिंग एलिमेंट्स हैं उन सब को धीरे धीरे वो वियर करते जाएंगे और आपके ल्यूब्रिकेंट्स की विस्कोसिटी को भी ये डिस्टर्ब करेंगे, है ना, चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन भी नहीं होगा और आपका बेयरिंग जो है वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट रीज़न जो है वो है ड्यू टू एक्सेस लोड। अगर आपके बेयरिंग पर डिज़ाइन लोड से ज़्यादा लोड अप्लाई हो रहा है तो आपके बेयरिंग के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सपोज करिए कोई एक शाफ्ट है जिस पे बेयरिंग लगा हुआ है और अगर उस शाफ्ट पे जो लोड की वैल्यू है, डिज़ाइन जिस हिसाब से डिज़ाइनिंग की गई है उसे डिज़ाइन लोड के हिसाब से सिलेक्शन की गई है बेयरिंग की, लेकिन अगर किसी कारण से वहाँ पर लोड जो है वो बढ़ जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो आपका बेयरिंग जो है वो फेल हो जाएगा। रोलिंग एलिमेंट्स निकल जाएंगे, उसकी केज टूट जाएगी या फिर उसके इनर रेस टूट जाएगा या आउटर रेस टूट जाएगा, किसी भी तरीके से आपका बेयरिंग जो है वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट रीज़न है आपका ड्यू टू लूज फिटिंग ऑफ बेयरिंग्स। अगर आपकी बेयरिंग शाफ्ट पे लूजली फिट हुई है, टाइटली फिट नहीं हुई है, तो फिर आपकी बेयरिंग जो है वो फेल हो सकती है। सपोज करिए अगर डायरेक्ट फिट बेयरिंग है तो भी, अगर स्लीव वाली बेयरिंग है और उसमें आपने जो स्लीव लगाया है वो लूज़ है, चेक नट अच्छे से टाइट नहीं हुआ है, लॉक नहीं हुआ है, तो फिर क्या होगा, आपका शाफ्ट भी वियर होगा, साथ में आपका बेयरिंग भी वियर होगा और डैमेज हो जाएगा ड्यू टू प्रॉब्लम इन कनेक्टेड इक्विपमेंट्स। यहाँ पर देखिए, इसका मतलब ये है कि जो शाफ्ट में बेयरिंग लगा हुआ है उस शाफ्ट से जो भी इक्विपमेंट कनेक्टेड है, सपोज करिए कि फ़ैन कनेक्टेड है, फ़ैन का इम्पेलर कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या हो गया, अगर वो फेल होगा, मान लीजिए फ़ैन की बैलेंसिंग जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, फ़ैन की बैलेंसिंग डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, आपके शाफ्ट पे वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से अनइवन लोड्स अप्लाई होंगे आपके बेयरिंग पर और हैवी वाइब्रेशन होगा, जिसकी वजह से आपके बेयरिंग जो है वो फेल हो सकते हैं। यानी कि आपका जो शाफ्ट जिसमें बेयरिंग माउंटेड है उस शाफ्ट से कनेक्टेड जो भी पार्ट है, जो भी इक्विपमेंट है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर वहाँ पर जो लोड जो है वो आपके बेयरिंग्स पर भी इफेक्ट डालता है और इस वजह से वो डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट रीज़न है ड्यू टू लॉन्ग रनिंग टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर लंबे समय तक आप किसी बेयरिंग को यूज़ कर रहे हैं तो उसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, किसी भी इक्विपमेंट की एक
लाइफ होती है, एक लाइफ टाइम होती है। उस टाइम से अगर ज़्यादा समय तक आप उसको यूज़ करते हैं तो फिर वो कभी भी फेल हो सकता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। बेयरिंग की लाइफ को कैलकुलेट किया जाता है मिलियंस ऑफ रिवॉल्यूशंस में। उसका फॉर्मूला होता है जिसमें कुछ डेटास की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ से बेयरिंग की लाइफ कैलकुलेट की जाती है। अगर आपके बेयरिंग लंबे समय तक चल रहा है तो उसके फेल होने के चांसेस ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न है ड्यू टू बैंड शाफ्ट एंड मिस अलाइनमेंट्स। देखिए, किसी भी तरीके से अगर आपकी शाफ्ट में मिस अलाइनमेंट्स है और अगर शाफ्ट बैंड हो गया है और अगर आप उस पर बेयरिंग को यूज़ करते हैं तो वो बेयरिंग की लाइफ जो है वो ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि बैंडिंग की वजह से और मिस अलाइनमेंट्स की वजह से वाइब्रेशंस ज़्यादा जनरेट होंगे, अनइवन लोड जो है वो अप्लाई होगा आपके बेयरिंग पर और फिर फाइनली आपका बेयरिंग जो है उसका लाइफ कम हो जाएगा, वो जल्दी डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट रीज़न है आपका ड्यू टू इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बेयरिंग। यानी कि अगर आपने बेयरिंग की सिलेक्शन सही से नहीं की है, इम्प्रॉपर बेयरिंग सिलेक्शन की है आपने, अपने डिज़ाइन के हिसाब से आपने गलत बेयरिंग सेलेक्ट कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके शाफ्ट पे हैवी लोड है और आपने वहाँ पर बॉल बेयरिंग यूज़ कर लिया है, यानी कि जहाँ पर आपको रोलर बेयरिंग यूज़ करना है वहाँ पे आपने बॉल बेयरिंग यूज़ कर लिया है, या फिर जहाँ पर आपको थ्रस्ट बेयरिंग यूज़ करना है वहाँ पर आपने रोलर बेयरिंग यूज़ किया है। इस तरह से अगर आपने सिलेक्शन सही नहीं किया है तो आपका बेयरिंग जो है उसका लाइफ जो है वो नहीं रहेगा। दैट्स वाई द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बेयरिंग इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से आपके बियरिंग जो है वो फेल हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई रीजंस आपको लगता है कि होते हैं तो उसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट है एंश्योर प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन एंड सेलेक्ट प्रॉपर ल्यूब्रिकेंट्स। ल्यूब्रिकेशन में आपको ध्यान देना है, प्रॉपर रेगुलर टाइम इंटरवल के बीच बीच में आपको उसमें ल्यूब्रिकेंट्स जो है वो अप्लाई करते रहना है और सही ल्यूब्रिकेंट्स आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है सील बियरिंग हाउसिंग प्रॉपरली, यानी कि आपके जो बियरिंग की हाउसिंग है उसे बहुत ही अच्छे से सील करें, रबर सील्स का इस्तेमाल करें और किसी भी तरह से कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, डस्ट, कंटेमिनेंट्स जो हैं वो अंदर में ना जाएं। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बियरिंग। बियरिंग के सिलेक्शन पे बिल्कुल ध्यान दें, कौन से टाइप का बियरिंग यूज़ करना है, आप पे किस टाइप के लोड्स लग रहे हैं, इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान दें और उसके हिसाब से ही आप बियरिंग सेलेक्ट करें। इंश्योर प्रॉपर अलाइनमेंट्स एंड इक्विपमेंट कंडीशंस। आपका जो अलाइनमेंट्स हैं वो सब सही होने चाहिए, साथ में आपका जो इक्विपमेंट्स हैं उसको भी अच्छे से आप चेक करें, उसकी कंडीशंस को भी चेक करते रहें। रिप्लेस द बियरिंग विथ न्यू इफ़ इट्स लाइफ टाइम इज़ कम्प्लीटेड, यानी कि अगर आपके बियरिंग का जो लाइफ टाइम है वो कंप्लीट हो गया है तो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद आपको उस बियरिंग को निकाल करके नए बियरिंग को वहाँ पर लगा देना चाहिए। एंश्योर प्रॉपर फिटिंग ऑफ बियरिंग्स ऑन अ शाफ्ट। देखिए, बियरिंग की टाइट फिटिंग्स पे ध्यान देना है। यहाँ पर बियरिंग आपका टाइटली फिट हो, साथ में आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपका जो शाफ्ट है वो बैंड तो नहीं है और सारी अलाइनमेंट भी आप चेक कर लें। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ रीजंस और उसके सॉल्यूशंस जिससे कि आपकी बियरिंग की लाइफ जो है वो बढ़ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।